हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत बंगाल का इतिहास हम पढ़ेंगे। बंगाल के इतिहास में बंगाल के शासक जो निम्न थे: मुर्शद कुली खां 1717 ईस्वी से 1727। उसके बाद शजाउद्दौला 1727 से 1739। उसके बाद सरफराज खां 1739 से लेकर 1740। अलीवर्दी खां 1740 से 1756। सराजुद्दौला 1756 से 1757। मीर जाफर 1757 से लेकर 1760। मीर कासिम 1760 से लेकर 1767। मीर जाफर 1763 से लेकर 1765। फिर नजामुद्दौला 1765 से लेकर 1766। सैफुद्दौला 1766 से 1770। मुबारक उद्दौला 1770 से 1775। अब हम पढ़ेंगे बंगाल के सर्वप्रथम शासक मुर्शद कुली खां 1717 से लेकर 1727 ईस्वी। मुर्शद कुली खां का जन्म दक्षिण भारत के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने आर्थिक तंगी से परेशान होकर औरंगजेब काल में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए। मुर्शद कुली खां को मुगलों के अधीन दक्षिण भारत में राजस्व वसूली का काम मिला। मुर्शद कुली खां कर्तव्यनिष्ठ से मुगल वंश की सेवा करने लगे। मुर्शद कुली खां राजस्व के क्षेत्र में अत्यधिक जानकारी के कारण दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता था। मुर्शद कुली खां को 1707 ईस्वी में बंगाल का दीवान या वित्त अधिकारी बना दिया गया। मुर्शद कुली खां 1712 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बना दिया गया। मुगल बादशाह फर्रुख सिंह ने मुर्शद कुली खां के स्वामी भक्ति से प्रसन्न होकर बंगाल का नवाब बना दिए। बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब मुर्शद कुली खां थे, जिन्होंने बंगाल की प्रशासनिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार किए थे। मुर्शद कुली खां मुगलों के प्रति वफादार रहते थे। मुर्शद कुली खां प्रतिवर्ष नियमित टैक्स मुगल दरबार में भेजते थे। मुर्शद कुली खां ने बंगाल की राजधानी ढाका से परिवर्तन करके मुर्शिदाबाद बनवाए थे। 1719 ईस्वी में मुगल बादशाह ने मुर्शद कुली खां को बिहार और उड़ीसा का प्रांत भी दे दिए। मुर्शद कुली खां ने भूमि से संबंधित इजारादारी व्यवस्था लागू किए थे। इसके अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से वसूला जाता था। 1627 ईस्वी में मुर्शद कुली खां की मृत्यु बंगाल में हो गई। अब पढ़ेंगे शजाउद्दीन 1729 से लेकर 1739। यह 10 वर्ष तक शासक बने थे। मुर्शद कुली खां के दामाद शजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनाए गए। शजाउद्दीन एक अयोग्य एवं निर्बल एवं अनुभवहीन नवाब थे। इन्होंने भी मुगल दरबार में प्रतिवर्ष टैक्स भेजते थे। 1733 ईस्वी में शजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाए थे। अलीवर्दी खां प्रशासनिक कार्यों में शजाउद्दीन का सहयोग प्रदान करते थे। 1739 ईस्वी में शजाउद्दीन का अकाल मृत्यु हो गई। सरफराज खान 1739 से लेकर 1740। शजाउद्दीन के पुत्र सरफराज खान 12 वर्ष अवस्था में बंगाल के नवाब बने थे। सरफराज खान की छोटी उम्र का फायदा उठाते हुए अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित करके युद्ध क्षेत्र में ही हत्या कर दिए। स्वयं अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बने गए। सरफराज खां की उपाधि आलम और आलदौला हैदर जंग। अब पढ़ेंगे अलीवर्दी खां। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में सरफराज खां की हत्या करके बंगाल का नवाब बने थे। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां ने नवाब पद के अस्थायी बनाने के लिए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को 2 करोड़ रुपये रिश्वत देकर नवाब पद की स्वीकृति प्राप्त कर लिए। अलीवर्दी खां योग्य, कुशल सेनानायक, कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ एवं योग्य प्रशासक थे। इन्होंने बंगाल का विकास करना शुरू कर दिया। बंगाल की प्रशासनिक एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई। बंगाल एक धनाढ्य राज्य बना। अलीवर्दी खां ने अपने 16 वर्षों के कार्यकाल में कभी भी मुगल राज दरबार में टैक्स नहीं भेजे,
क्योंकि मुगल बादशाह के नाम मात्र का प्रधान मानते थे। बादशाह ने भी कभी कभी अलावर्दी खां की शक्तियों से भयभीत होकर टैक्स की मांग कभी भी नहीं की। अलावर्दी खां के समय कृषि कार्य एवं व्यापार को बढ़ावा दिया गया था। इन्होंने किसानों की खेती करने के लिए अग्रिम ऋण यानी नकदी आय उपलब्ध कराए थे, उन्नत किस्म के बीजें दिए थे, सिंचाई के संसाधन का विकसित किए थे। अलावर्दी खां के समय में रेशमी वस्त्र उद्योग उन्नत व्यवस्था में पहुंचा हुआ था। कासिम बाजार से 25 लाख पाउंड तक ढाका से रेशमी वस्त्र का व्यापार होता था। इसके अतिरिक्त कासिम बाजार से 30 लाख रुपए तक व्यापार होता था। बंगाल से रेशमी वस्त्र के अतिरिक्त चाय, जूट, चीनी, अफीम एवं नील की व्यवसाय होता था। अलावर्दी के समय में बंगाल की स्थिति चरमोत्कर्ष में थी, इसलिए अलावर्दी खां के समय बंगाल को स्वर्ग कहा जाता था। 1744 ईस्वी में मराठा सरदार रघुराव राव ने बंगाल से टैक्स की मांग शुरू कर दी। रघुराव राव के दूत भास्कर जी पंत अलावर्दी खां के दरबार में पहुंचे, ऊंचे स्वर में टैक्स की मांग करने लगे, अतः अपना अपमान सहन नहीं कर सके और अलावर्दी खां भास्कर जी को पंत ने हत्या कर दिया। मराठा सरदार रघुनाथ राव आक्रोशित होकर बंगाल में लूटपाट शुरू कर दिए। इससे बंगाल का आर्थिक क्षति होने लगा। अतः अलावर्दी खां ने 1751 ईस्वी में मराठों के आक्रमण से परेशान होकर एक संधि कर ली। वह संधि 1751 ईस्वी में होती है, जिसमें संधि करने वाले अलावर्दी खां तथा रघुनाथ राव होते हैं। रघुनाथ राव मराठा सरदार होते हैं, अलावर्दी खां बंगाल के शासक होते हैं। इस संधि के अंतर्गत अलावर्दी खां ने मराठों को 12 लाख रुपए वार्षिक टैक्स एवं उड़ीसा का प्रांत दिए। उसके बाद बंगाल में शांति स्थापित हो गया। 1739 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद होता है नादिर शाह के साथ करनाल का युद्ध होता है, जो 24 फरवरी 1939 को होता है। इसमें नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच होता है। यह युद्ध 57 दिनों तक चलता है। नादिर शाह भारत को जीतने के बाद यहाँ से निम्न वस्तुएं ले जाता है: तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा, 30 करोड़ रुपये नगद, 200 बढ़ई, 200 लोहार तथा 130 लेखपाल ले जाता है। अलावर्दी खां का संबंध अंग्रेजों से अच्छे थे, लेकिन अलावर्दी खां ने अंग्रेजों दुर्गत करने का आदेश नहीं देते थे। अलावर्दी खां का कथन था, यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए अलावर्दी खां ने कहा था, यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगी और छेड़ दिया जाए तो काट काट के मार देंगी। अलावर्दी खां के सिर्फ 3 पुत्रियां थीं। पहली पुत्री घसीटी बेगम जो निसंतान थी। दूसरी पुत्री जिनका नाम ज्ञात नहीं है, उनसे उत्पन्न पुत्र शौकत जंग थे। तृतीय पुत्री नाम ज्ञात नहीं, इनका उत्पन्न पुत्र सराजू दौला थे। अलावर्दी खां ने प्रथम पुत्री का विवाह ढाका में, द्वितीय पुत्री का विवाह पूर्णिया यानी बिहार में तथा तृतीय पुत्री का विवाह पटना में किए थे। अलावर्दी खां के समय में तीनों पुत्रियां विधवा हो चुकी थी। अलावर्दी खां ने अपने साम्राज्य का उत्तराधिकारी सराजू दौला को चुन लिया, क्योंकि सराजू दौला के अंदर नवाब बनने के सभी गुण थे। घसीटी बेगम निसंतान थी, जबकि शौकत जंग अयोग्य थे, इसीलिए अलावर्दी खां ने बंगाल के साम्राज्य हिस्सा नहीं दिए। 1756 ईस्वी में अलावर्दी खां की स्वाभाविक मृत्यु बंगाल में हो गई। थैंक यू।